हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में हम अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे फेज पर संबंधित प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की वैरायटी पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो वीडियो है ये पिछली बार जो भर्ती परीक्षा अगस्त में हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए, उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप किस टाइप के प्रश्नों को पढ़िए। अब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पिछली बार जो भर्ती परीक्षा, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से मॉडरेट थे। किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको ही ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है। तो देखिए, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और यह योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में गोवर्धन योजना भी शुरू की गई है। तो यानी जो गाय, मवेशी जो बाहर घूमते हैं, जो गोबर पर्यावरण में हमें कहीं पे भी रोड के सड़क पर किनारे देखने को मिलता है, तो मवेशियों के द्वारा जो बिना किसी स्थान पर, कोई विशेष स्थान पर रखे बिना ही जिन्हें छोड़ दिया जाता है, तो उन मवेशियों द्वारा गोवर्धन योजना को शुभारंभ किया गया है ताकि उनके गोबर है, उस गोबर के माध्यम से हम पर्यावरण के लिए किस तरीके से हित कार्य कर सकते हैं, ध्यान में रखते हुए गोवर्धन योजना भी शुरू की गई है। वो भी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है और ये भी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इसके अलावा ई स्कूटी योजना किसने शुरू की है? एमपी ने। मैं आपको पहले भी बता दी हूँ कि स्कूटी योजना किसने शुरू की है? एमपी गवर्नमेंट ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2022 किसे मिला हुआ है? किसको मिला है? ध्यान रखिए, ज्ञान चतुर्वेदी को। 2022 का यानी लास्ट ईयर अभी व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम आपसे बात करें कि देखिए, ये व्यास सम्मान जो है साहित्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यास सम्मान पुरस्कार से भी प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और पिछली बार भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न चूंकि एक पूछे गए हैं, तो इस बार भी ध्यान रखिए कि सम्मान से, अब पुरस्कार से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अगर, तो शिवशंकरी को तुमड़ी के लिए। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड में पहली एशियाई महिला अभिनेत्री, नामांकन होने वाली पहली महिला, एशियाई पहली महिला मिशेल यो, ये यू नहीं है, यो, मिशेल यो जो है वो ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाई और पहली बार, माने पहली एशियाई महिला नामांकन ऑस्कर अवार्ड में नामांकित हुई हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशेल यो। ध्यान रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो फिल्मी जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है सिनेमा का, और इसी ऑस्कर अवार्ड में अगर आपसे ये पूछे कि पहली एशियाई महिला जिसका नामांकन हुआ और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, वो थी मिशेल यो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किस चित्रकार का था? तो देखिए, राफेल का चित्र था। अब एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जैसे अब ये प्रश्न है, तो यही प्रश्न हूबहू परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन अब इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे अब आपको पता है कि ये राफेल का संबंध जो है वो पुनर्जागरण काल से है, तो इटली का पुनर्जागरण काल, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, कब स्वतंत्र हुआ, वो टॉपिक आपको पूरी तरीके से तैयार कर लेना। पुनर्जागरण इतिहास में 3 चित्रकार का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक राफेल का नाम है, लियोनार्डो दा विंची का नाम है और एंजेलो का नाम है, माइकल एंजेलो का। तो देखिए, तीनों जो महान चित्रकार थे, इन्होंने चित्रकारी ऐसे की है जिसके लिए आज भी इनकी कृतियों को ध्यान में, चित्रकारी को ध्यान में रखते हुए, आपको पता है मोनालिसा, ये लियोनार्डो दा विंची की कृति है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आज भी उनके मोनालिसा का जो चित्र है वो विश्वविख्यात हुआ उनके चित्रकारी के माध्यम से। तो जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मैडोना का चित्र किस चित्रकार का था? तो राफेल का था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? तो माइकल एंजेलो की। आपको बता दूं कि पुनर्जागरण काल में 3
चित्रकार का नाम और उनकी कृतियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसमें लियोनार्डो दा विंची, राफेल और माइकल एंजेलो का नाम इंपॉर्टेंट है। यही माइकल एंजेलो का था द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, इनकी कृति है माइकल एंजेलो की। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार फिर बता देती हूँ कि मोनालिसा और द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची की चित्रकारी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। ध्यान रखिए, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, आपको पता है। इसका खंडन देखिए, आपको पता है कि अगर ग्रहों की बात करें तो 8 ग्रहों की संख्या बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और आपको पता है कि प्लूटो को 2008 में से क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो अब वर्तमान में अगर बात करें तो ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8। अब इसमें यह बताया गया था कि पृथ्वी जो होता है ये पूरे सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन किया था सर्वप्रथम किसने? तो कोपरनिकस ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन, दुनिया के मजदूर एक हैं माने दुनिया का सारे मजदूर जो हैं वो एक हैं, यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे वो समाजवादी थे और इन्होंने पूंजीपति वर्ग, उस समय पूंजीपति वर्ग समाज जो था वो 2 वर्गों में विभाजित था, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। इसी मजदूर वर्ग को उन्होंने सर्वहारा वर्ग की भी संज्ञा दी है कि उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नारा दिया कि दुनिया के सभी मजदूर क्या हैं? एक हैं। और ये जो नारा उन्होंने दिया था वो पूंजीपतियों के विरोध में दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र जो था वो परमार वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी थारा नगरी थी। ध्यान रखिएगा, संस्थापक और वंश के संस्थापक का नाम भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा के पूछा जा सकता है। वंश, अब जैसे आपको पता है कि मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी जो था वो सल्तनत काल में युद्ध में मारा जाने वाला पहला सुल्तान बना था। ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी को हराने के पश्चात उसने बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसी तरीके परमार वंश का संस्थापक अगर से पूछे तो उपेंद्र था परमार वंश का संस्थापक और इसकी राजधानी थी धारा नगरी। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो देशी रियासतों के एकीकरण के लिए भी इनका नाम बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। ध्यान रखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत कुछ मामलों में संघों का राज्यों के ऊपर नियंत्रण होगा? अनुच्छेद 257 के तहत। अनुच्छेद 257 कहता है कि कुछ मामले ऐसे होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केंद्र सरकार ध्यान रखेगी, उनके उस संबंध में केंद्र सरकार अपना निर्णय रखेगी जिसे राज्य सरकार मानेगी। यानी कुछ मामलों में, अब ये मामले तब डिसाइड होंगे कि किस तरीके के मामले होंगे, लेकिन ऐसा उपबंध 257 में बताया गया है कि यदि कुछ ऐसा मामला आता है जिसमें राज्य स्टेट गवर्नमेंट अपना कार्य नहीं करेगी तो केंद्र सरकार उस मामले में अपना नियंत्रण रखेगी। ध्यान रखिएगा, 257 इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारे टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी के संथानम ने। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी के संथानम ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद को। फिर डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उड़ो और लड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधिविक्ट ग्रंथि से उड़ो और लड़ो हार्मोन निकलता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अधिविक्ट ग्रंथि से उड़ो और लड़ो हार्मोन निकलता है, क्योंकि इस हार्मोन को, अधिविक्ट ग्रंथि से निकलने वाले ही हार्मोन को हम उड़ो और लड़ो के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी 5वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, और इसको जो है इसका अंत है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और ऐसा कहा जाता था कि इसकी पुस्तकालय की इसने जो पुस्तकालय में आग लगाई थी वो लगातार 3 महीनों तक जलती रही थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि स्थापना किसने कराई थी तो कुमारगुप्त ने कराई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि उसको जलाया या उसका अंत किसने किया था, विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से जला के राख किसने कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा था। और बख्तियार खिलजी आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ध्यान रखिएगा। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कटिहार में गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य है। वहीं पर अगर आपसे पूछूं कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। प्रमंडल कितने हैं? 9। और किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा 9 प्रमंडल की अगर संख्या मैं आपको बता देती हूँ, 9 प्रमंडल हैं
9। प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। जिले कितने हैं? 38। अनुमंडल की संख्या 101। ध्यान रखिएगा, ये सारे डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2.81% जो है बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल में रखता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर ध्यान रखें तो 12वां स्थान है। तेलंगाना जब स्टेट आया था 2014 में, तो ये 13वां स्थान हो गया था। फिर वापस जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बन गया 2019 में, तो वापस बिहार जो है 12वें स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो कटिहार में है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। और यकृत में ही पित्तरस का श्रावण होता है। ध्यान रखिए, पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में ही होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इनसे रिलेटेड मैंने फैक्ट भी आपको बता दिया हुआ है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक बात और बता देती हूँ। सपोज आप जैसे पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया? कोपरनिकस ने। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, हूबहू क्वेश्चन ऐसा ही परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इससे संबंधित यानी अब आप केंद्र का सौर मंडल के बारे में पूरा चैप्टर, सौर मंडल के बारे में पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सौर मंडल से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता था, पिछली बार भी पूछा गया है। सौर मंडल इन द सेंस क्या है कि पृथ्वी पर जैसे पृथ्वी का भार कितना होगा, या अगर कोई पिंड है यदि उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो वो कितनी, माने उसकी ऊर्जा कितनी रहेगी, स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा उसकी कितनी रहेगी, ये सारे चीजें आपके सौर मंडल से ही कंप्लीट होंगे। तो सौर मंडल को अब जैसे मैंने आपको बताया, परमार वंश का संस्थापक कौन था, आपने इसका पढ़ लिया, उपेंद्र था, और इसकी राजधानी धारा नगरी थी। अब आप जितने भी वंश हैं और उसके संस्थापक और उनकी राजधानियां, तीनों को पढ़ डालिए। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न से आप पूरा एक टॉपिक तैयार करिए। इससे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे और उसका रिवीजन कर सकेंगे। बाकी आपको इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं वीडियो आपको बताती रहूँगी। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल हूबहू वैसा नहीं आना है। क्वेश्चन अब घुमा के थोड़ा मॉडरेट करके पूछे जाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।